हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स, जिसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। यस, फाइनली वी हैव रीच्ड फाइनल अकाउंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। सो बिफोर वी स्टार्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, आप सभी एक बार अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी थी वो रिवाइज कीजिए, बिकॉज उससे आपको समझ में आएगा कि सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या था और हमने किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको एंटर किया था। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस आपको बहुत ध्यान से सुनना है और ये चैप्टर मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, जिससे कि आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज करेंगे। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोसेस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने का। हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय जो है वो किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, तो ये जो ज्वाइनिंग का पार्ट है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जब उस एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है, तो ये जो सैलरी है ये क्या है? ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग किस तरीके से की जाती है? रिकॉर्डिंग हम सब ने पढ़ा था कि जर्नल के थ्रू हम करते हैं, ठीक है, जहां पर कि हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी। अब आपको एक और चीज यहां पर याद होगी कि जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है या बिजनेस का जो स्केल है वो बड़ा है, वहां पर सभी एंट्रीज को जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में हमने क्या पढ़ा था कि जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो ह्यूज है, तो वहां पर क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं और वहां पर उन एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। सब्सिडरी बुक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कैश बुक, दैट मीन्स कि कैश और बैंक की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश बुक में एंटर की जाती हैं। अब कैश बुक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था परचेजेस बुक, जिसमें कि जितनी भी क्रेडिट की परचेजेस हैं वो एंटर की जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था परचेजेस रिटर्न बुक, यानी कि जो भी परचेजेस रिटर्न हुए हैं क्रेडिट वाले, वो कहाँ एंटर किए जाएंगे? परचेजेस रिटर्न बुक में। उसके बाद हमने पढ़ा था सेल्स बुक, ठीक है, यानी कि जो भी क्रेडिट की सेल्स हैं वो सेल्स बुक में एंटर की जाएंगी। फिर हमने पढ़ा था सेल्स रिटर्न बुक, यानी कि वो वाली सेल्स जो कि क्रेडिट में थी और वापस हो गई हैं, उनको कहाँ एंटर करते हैं? सेल्स रिटर्न बुक में उनको एंटर किया जाता। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब जो ट्रांजैक्शन इनके बाद भी बच जाती हैं उनको जर्नल प्रॉपर में एंटर किया जाता है। ये हम फॉलो करते हैं व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर ह्यूज और बिजनेस का जो स्केल है वो बड़ा है। अगर छोटा बिजनेस है, वहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम है, तो खाली उनका जर्नल से भी काम चल जाएगा। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। सो ये कौन सा पार्ट था? दिस इज रिकॉर्डिंग पार्ट, ठीक है, ये हमारा है रिकॉर्डिंग पार्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लासीफाइंग क्या? अब देखो, हमने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया, अब हम क्या करेंगे? उन्हें जो उनका लेजर है उसमें पोस्ट करना। तो जो लेजर में पोस्टिंग का काम होता है वो कहाँ पर आता है? वो आता है क्लासीफाइंग में। उसके बाद नेक्स्ट आता है समराइजिंग, यानी कि हमने जो है वो लेजर्स में तो डाल दिया, अब मुझे एक समरी तैयार करनी है। तो वो कैसे तैयार होती है? उसमें आता है ट्रायल बैलेंस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। ये सब किस में आता है? ये सब आता है हमारा समराइजिंग में। तो अब हम फाइनल अकाउंट्स में क्या करने वाले हैं? जो भी हमने अभी तक इतनी मेहनत की थी उसकी हम समरी तैयार करने वाले हैं, ठीक है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या हम कहें अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिएटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स देयरऑफ। यानी कि जब हमने ये समरी तैयार कर ली, उसके बाद उसका एनालिसिस होगा,
जो यूजर्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है उनको पहुंचानी होगी। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया। अब आप मुझे बताइए किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो जब हम ये समरी तैयार नहीं करेंगे तो क्या हमें पता चल पाएगा किसी भी बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, या उस बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है? नहीं पता चलेगा। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। These are the statements prepared at the end of the accounting year. At the end of the accounting year prepare की जाती है। ठीक है, एक मिनट। Statements prepared at the end of the accounting year to know the financial performance। यहाँ पर no miss हो गया। ठीक है, this is no. So statements which are prepared at the end of the accounting year to know the financial performance and financial position of business enterprise। तो क्या है financial statements? Financial statements वो वाली statements हैं जो कि at the end of the accounting year prepare की जाती हैं, ये जानने के लिए कि उस business की financial strength या financial position कैसी है। आज के टाइम में तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कभी भी तैयार की जा सकती हैं। अभी हम बुकिश की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। देखिए इतने सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल बिजी हो गया, टेली हो गया, उसमें सारा डेटा डे बेसिस पे फीड होता है। तो किसी भी दिन आप अपने जो ये फाइनल अकाउंट से वो निकाल सकते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर, तो उस केस में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ही प्रिपेयर की जाती हैं। और आपको यही याद रखना है, मैंने सिर्फ आपको एक, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हम किसी भी दिन निकाल सकते हैं, तो यस, क्योंकि बिजी है, टेली है, सारी एंट्रीज उसमें ऑलरेडी हैं, सिस्टमैटिक है, तो वो प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी दिन कि आज के डे में मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन है। बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था, तो जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं? वो ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। दैट मीन्स कि जो लेजर में पोस्टिंग हुई, लेजर में पोस्टिंग के बाद क्या होगा? ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं। पहला, जैसे कि हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों से हमें पता चलता है कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। दैट मीन्स उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। दूसरी तरफ आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इससे हमें उसकी परफॉर्मेंस पता चल रही है और इससे हमें उसकी पोजीशन पता चल रही है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या होता है। ये चैप्टर हम थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, बिकॉज अगर मैं फास्ट कराऊंगी तो आपको ये चैप्टर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सबसे पहले बनाया जाता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये बिल्कुल उसी तरीके से प्रिपेयर की जाता है जिस तरीके से नॉर्मल कोई भी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। दैट मीन्स इसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट और दूसरी क्रेडिट। इसका पूरा फॉर्मेट जो है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में अब क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है वो आप ध्यान से देखिए कि इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी परचेज की गई है वो कहाँ पर आएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ब्रिंगिंग दैट कॉमोडिटी टू सेलेबल स्टेट, यानी कि उस कॉमोडिटी को बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है, तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सभी कहाँ पर आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल्स हैं वो आएंगी और सेल्स रिटर्न हैं वो आएंगे। तो डिटेल में देखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ये कहाँ पर आएगा? ये डेबिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेजेस, देन परचेजेस रिटर्न। ये किस तरीके से करते हैं जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगी आपको तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस,
परचेजेस रिटर्न, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट देखो उसके नाम से समझ में आ रहा है, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी कॉमोडिटी, उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है वेजेस, कैरेज और फ्रेट इनवर्ड। दैट मीन्स जो परचेज किया है, तो मटेरियल जब या कॉमोडिटी जब बिजनेस में आ रहा है तो वाले जो फ्रेट के चार्जेस दिए गए हैं उन्हें बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड, विच मीन्स कि परचेजेस के टाइम पे जो फ्रेट पे किया गया है वो कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद स्टोर्स कंज्यूम्ड। अब देखिए वहाँ पर बिजनेस में कोई मशीनरी है तो मशीनरी को चालू रखने के लिए उसमें कभी कोई तेल डालना पड़ता है, कुछ और डालना पड़ता है, तो वो सब क्या है, स्टोर्स कंज्यूम्ड। उसके बाद डॉक चार्जेस, अब जो शिप पे वो माल रखा गया है तो वहाँ से उसको लेके आना, तो वो जो रखने के जो चार्जेस हैं वो डॉक चार्जेस या किसी तरह की कोई रॉयल्टी की पेमेंट हुई है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो डायरेक्टली उस कॉमोडिटी से रिलेटेड है कि उसको हम सेल करने की कंडीशन में लेके आए। दैट मीन्स हमने परचेज किया, तो परचेज करने के लिए जब उसको फ्रेट पेमेंट किया तो वो भी हमारा क्या है, डायरेक्ट है एक्सपेंसेस, या वेजेस हो गए वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है और कौन सा आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। आप जब 2-3 क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझ के करेंगे ना, उसके बाद ये कंफ्यूजन आपका 100% दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने डेबिट साइड में देख लिया, डेबिट साइड में कोई बहुत ज़्यादा आइटम नहीं है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, सेल्स आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब हम इसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या ग्रॉस लॉस मिलेगा। जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, विच मीन्स कि जब हमारी जो इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और वाइसा वर्सा में ग्रॉस लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरीके से निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड करेंगे और परचेजेस रिटर्न को माइनस करेंगे। इसको हम बोलते हैं नेट परचेजेस। नेट परचेजेस क्या होते हैं, परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। अब देखिए बिजनेस में खाली वही वाले एक्सपेंसेस तो नहीं है जो कि डायरेक्टली परचेजेस से रिलेटेड है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्टली परचेजेस से रिलेटेड नहीं है बट बिजनेस में इनकर हो रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये वाले एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम होती हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जाता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेबिट साइड में हम डालते हैं जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेज हैं, और क्रेडिट साइड में हम डालते हैं जितनी भी इनकम है या गेन है। ये दोनों केसेस में ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ से हमें या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या फिर नेट लॉस मिलेगा। जब हमारी जो इनकम ज़्यादा है तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो नेट लॉस निकल के आएगा। अब देखिए जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें जो बैलेंसेस हैं वो कहाँ से आते हैं। देखिए इसमें जो बैलेंस है वो, अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की बात करूं तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं, मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की बात कर रही हूँ, ये आपको याद होना चाहिए, ये हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में किया था। ठीक है, तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनकी जो बैलेंसेस है या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की, तो उस केस में इनकम अकाउंट्स जो होते हैं और जो एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं उनके बैलेंसेस जो हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, देखिए इट इज अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। यहाँ पर तो क्लियरली बोल दिया कि जितनी भी उस बिजनेस की असेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं उसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। और बैलेंस शीट क्या होती है, हमेशा टैली करती है। दैट मीन्स कि जो असेट्स का टोटल है और जो लायबिलिटीज़ का टोटल है वो इक्वल होता है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना वो यही होता है कि बैलेंस शीट का टोटल टैली नहीं करता है।
सबसे ज़्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, इवन व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, मुझे भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बैलेंस शीट को टैली करने में आती थी। बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से करते चलना, बैलेंस शीट बिल्कुल टैली हो जाएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सो बैलेंस शीट में बैलेंस कहाँ से आता है? अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की, तो जो भी रियल अकाउंट है और जो पर्सनल अकाउंट है उसका बैलेंस यहाँ होगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की, तो जितने भी असेट्स अकाउंट हैं, जितने भी लाइबिलिटीज अकाउंट है और जो कैपिटल अकाउंट है, उसका जो बैलेंस है वो कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। अब बैलेंस शीट में एक साइड असेट्स होती है और एक साइड लाइबिलिटी होती है। इसका फॉर्मेट भी आपको वीडियो के एंड में मैं दे दूंगी। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी, बिकॉज इससे ज़्यादा अगर समझाऊंगी ना तो वो सारा एक साथ आप नहीं समझ पाओगे और फिर आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगने लगेगा। एंड आई डोंट वांट कि आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगे। मुझे आपको ये ना चैप्टर इस तरीके से पढ़ाना है कि आपको इसे पढ़ने में इंटरेस्ट आए और बिल्कुल भी डिफिकल्ट ना लगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, अदरवाइज क्या होगा, जो इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप मिस कर दोगे। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।